नमस्कार दोस्तों। कल उड़ीसा के बालासोर में एक भयावह ट्रेन हादसा देखने को मिला, जिसमें अभी तक की सूचना के अनुसार लगभग 280 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये पिछले 20 से 25 सालों के इतिहास में सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है। आखिर ये ट्रेन हादसा कैसे हुआ? एक खड़ी हुई मालगाड़ी यानी गुड्स ट्रेन में दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन कैसे टकरा गई और तीन ट्रेन आपस में किस तरीके से भिड़ गई? इसी को जानने के लिए ये लेक्चर मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप मेरी स्लाइड में देखेंगे कि एक ड्रोन इमेज से आपको पता चल रहा होगा कि कितना भीषण, कितना भयावह ट्रेन हादसा है। हर जगह आपको मलबा दिखाई देगा, आपको एनडीआरएफ की टीम दिखाई देगी। यहाँ तक कि आपको पता होना चाहिए, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि इतना भयावह ट्रेन हादसा था कि दो ट्रेन एक दूसरे के ऊपर, जिसको टर्टलिंग कहा जाता है, कोचेस एक दूसरे के ऊपर आ गए और एक मैक्सिमम पार्ट ट्रेन का डीरेल हो चुका था। और एक समय तो ऐसा था जब ट्रेन एक दूसरे से टकराई तो टकराने के बाद ट्रेन का एक बड़ा हिस्सा हवा में जाकर उछल के दूसरे रेलवे ट्रैक में जाके गिरा। तो क्या ये रेलवे की नाकामी है? क्योंकि अभी जब हम रेलवे की बात करते हैं तो हम रेलवे के मॉडर्नाइजेशन पर चर्चा करते हैं, और हमने आमतौर पर पिछले कई महीनों में देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने वंदे भारत जैसी कई सारी ट्रेनों को ग्रीन फ्लैग शो किया है। लेकिन क्या आज भी हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का, वो इतना अपडेट नहीं हो पाया है, जिससे इस तरीके के हादसे कभी ना कभी देखने को मिलते हैं? तो इस लेक्चर में हम इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और कुछ रेलवे के सिग्नल्स की टेक्निकलिटीज को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो खबर आई है, अभी तक जो सूचना मिली है उसमें 280 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और ये जो ट्रेन हादसा हुआ है, वो ट्रेन हादसा कैसे हुआ है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली हुआ क्या कि लूप लाइन में एक मालगाड़ी यानी गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी। अब एक खड़ी हुई ट्रेन यानी स्टैटिक ट्रेन को पीछे से आकर एक एक्सप्रेस ट्रेन टक्कर मार देती है। तो सबसे पहला फेलियर जो देखने को मिल रहा है कि ये एक्सप्रेस ट्रेन लूप लाइन में कैसे आकर घुस गई, ये सबसे पहला प्रश्न है। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन जो बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करती हैं, आपस में टाउन्स और सिटीज को कनेक्ट करती हैं, इनके लिए जो लाइन होती है उसे मेन लाइन कहा जाता है। तो इसको तो जाहिर सी बात है, जो सिग्नल शो किया होगा मेन लाइन में जाने का शो किया होगा, लेकिन ये मेन लाइन में ना जाते हुए लूप लाइन में चली जाती है। और लूप लाइन में खड़ी हुई मालगाड़ी को, क्योंकि इंडियन रेलवेज में लूप लाइन ट्रैक्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम जो फ्रीट्स हैं, जो हमारे लगेजेस हैं, जो हमारे गुड्स ट्रेन हैं, उनको हम लंबे समय तक यहाँ पर खड़ा कर सकें। तो एक मेन लाइन से ट्रेन का लूप लाइन में चले जाना सबसे पहला क्वेश्चन मार्क ये शो करता है। तो यहाँ पर एक मैं आपको थोड़ा सा उसको एक लाइव इंसिडेंस को विजुअलाइज करवाने की कोशिश करूंगा कि लूप लाइन में आपकी मालगाड़ी यानी गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है। अभी जो गुड्स ट्रेन है, इसके पीछे कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है। यहाँ पर आप न्यूज देख रहे हैं मेरे पीछे, तो इसमें क्लियरली मेंशन है, द क्रैश इन्वॉल्व द बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, द शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस एंड अ गुड्स ट्रेन। यानी जो पूरा का पूरा क्रैश हुआ है, इसमें तीन ट्रेन इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तीनों ट्रेन के नाम यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूं। सबसे पहला बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दूसरा है शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस, और तीसरी है गुड्स ट्रेन। अब यहां पर हुआ क्या, एक थोड़ा सा हम बेसिकली इसको विजुलाइज कर लेते हैं कि ये यहां पर मैं लिख रहा हूं एक लूप ट्रैक है, और लूप ट्रैक में बेसिकली यहां पर गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है। अब ये जो गुड्स ट्रेन है स्टैटिक है, जो इसके पीछे से आती है शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस। तो ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है, ये सीधे जाकर कोलाइड हो जाती है गुड्स ट्रेन से, जबकि कोरोमंडल एक्सप्रेस को कहां पर होना चाहिए था? मेन लाइन पर होना चाहिए था। मेन लाइन पर ना जाते हुए ये लूप ट्रैक पर खड़ी हुई गुड्स ट्रेन से टकरा जाती है। और फिर एक तीसरी जो ट्रेन है बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, चूंकि ये कोलिजन इतना खतरनाक हुआ, इतना भयावह हुआ कि बहुत सारे ट्रैक्स अपनी जगह से उखड़कर अस्त व्यस्त हो गए। इनफैक्ट बहुत सारे डब्बे ट्रेन के अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर दूसरे ट्रैक्स पर चले गए।
इसकी वजह से एक जो तीसरी ट्रेन थी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये क्या हो जाती है, डीरेल हो जाती है। तो कोलिजन जो मेजर हुआ है वो गुड्स ट्रेन का हुआ है कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ। ये सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात है। और बाकी जो तीसरी ट्रेन है जिसे बोल रहे हैं बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये अपने ट्रैक से डीरेल हो गई है। इसलिए इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 3 ट्रेनों का हादसा है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अब देखो होता क्या है कि जब कभी भी इस तरीके के ट्रेन हादसे होते तो हम लोग क्या एक हिस्ट्री में जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज से 10, 15, 20 साल पहले ऐसे कोई हादसे हुए। कंपैरिजन होता है। और कंपैरिजन क्यों होता है? क्योंकि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये अभी तक का सबसे बड़ा हादसा है या इससे पहले भी कोई हादसा हो चुका है। तो यहां पर मैं आपसे चर्चा करने जाऊंगा कि अभी तक इंडियन रेलवेज में कितने मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट ट्रेन एक्सीडेंट्स की हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी चर्चा सब लोग कर रहे हैं कल से, वो था हमारा 1981 का बिहार ट्रेन डिजास्टर। अब बेसिकली बिहार तरफ से जितनी भी ट्रेनें आती हैं हमेशा से पैक्ड होती हैं, ओवरलोडेड होती हैं। और ये जो ट्रेन थी बेसिकली ये भी ओवरलोडेड थी, लगभग 900 लोग इसमें प्रेजेंट थे। अब हुआ क्या, यहां पर साइक्लोन की वजह से ये जो ट्रेन थी ये बागमती रिवर पर गिर गई। ठीक है, और लगभग 500 कैजुअलिटीज हुई। तो यहां पर जो मेन रीजन था वो था साइक्लोन की वजह से ट्रेन बागमती रिवर में गिर गई और लगभग 500 लोगों की जान गई थी। मतलब अभी जो आपका हादसा हुआ है, इससे पहले लोगों से जब भी पूछा जाता था कि भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा ट्रेन हादसा कौन सा हुआ है, तो लोग हमेशा चर्चा करते थे 1981 में जो बिहार ट्रेन डिजास्टर हुआ था। अगली स्लाइड में देखते हैं और कौन कौन से ऐसे ट्रेन हादसे हो चुके हैं। इसके बाद जुलाई 1988 में एक और ट्रेन हादसा हुआ और ये हमारा दक्षिण भारत का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा कहलाता है। कैसे? अब यहां पर बेसिकली हुआ क्या कि एक ट्रेन थी, ये भी ओवर पैक्ड थी, पैसेंजर ट्रेन थी और ये पेरुमन ब्रिज के ऊपर से गुजर रही थी। और ये जो ब्रिज है ये अष्टमुड़ी झील में बना हुआ ब्रिज है केरल में। अब मॉनसून विंड्स के कारण ये जो ट्रेन है इसके जो कैरेजेस हैं, डब्बे हैं, ये डीरेल हो गए। लगभग 10 डब्बे डीरेल हो गए थे और ये जो ट्रेन है ये अष्टमुड़ी लेक में जाकर गिर गई थी, जिसमें लगभग 106 लोगों की जान गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि 1988 का ये जो हादसा ये भी एक बड़ा हादसा था। इसके बाद 1995 में फिरोजाबाद रेल डिजास्टर। अब इसमें एक दिल्ली बेस्ड ट्रेन थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। ठीक है, ये भी पूरी तरीके से पैक्ड थी और कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर खड़ी हुई थी। कहां पर? फिरोजाबाद के पास। तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस जो कि स्टैटिक थी उससे जाकर टकरा जाती है, जिससे लगभग 358 लोगों की जान चली जाती है। मतलब ये ट्रेन इंसिडेंस भी कुछ इसी तरीके का था कि खड़ी ट्रेन जो एक पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक पर खड़ी है और पीछे से आकर दूसरी पैसेंजर ट्रेन उसको टक्कर मार देती है। कोलिजन का केस है। इसके बाद असम के गाइसल में 1999 में एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो चुका है। अब इसमें लगभग क्या हुआ, 290 पैसेंजर्स की जान गई थी। अब इसमें बताया जाता है कि बेसिकली जो पूरा का पूरा ट्रेन हादसा था ये असम के गाइसल के पास हुआ था और यहां पर जब ट्रेन्स आपस में टकराई थी तो टकराने के बाद कोलिजन हो गया था। ऐसा माना जाता है कि बहुत हाई स्पीड से पैसेंजर ट्रेन्स आ रही थी। Two trains carrying over 2,500 passengers collided near Gaisal, Assam, about 310 miles from Guwahati, killing at least 290 passengers. The trains exploded upon collision as it rammed into each other at a very high speed. मतलब दो ट्रेन एक दूसरे से टकराती, इतना भयावह इंसिडेंट था कि टकराने के बाद एक जबरदस्त कोलिजन होता है, एक विस्फोट होता है, को टकराने के बाद एक भयावह एक्सप्लोजन होता है और इस एक्सप्लोजन की वजह से भी काफी लोगों की यहां पे जान गई थी।
फिर 1998 में ये जो खन्ना ट्रेन डिजास्टर है इसको भी काउंट किया जाता है एक मेजर ट्रेन इंसिडेंट्स में। इसमें लगभग 212 लोगों की जान गई थी। अगली स्लाइड में देखते हैं। 2002 में हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, आपने राजधानी का जब भी नाम सुना होगा तो आप वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन के नाम से इसको जानते होंगे। तो हुआ क्या कि ये जो हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस है ये रफीगंज स्टेशन के पास डिरेल हो गई थी और इसके डिरेल होने की वजह से, डिरेल मतलब पटरी से उतर गई थी, 140 लोगों की जान गई। इसके बाद 2010 में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस डिजास्टर, ठीक है। तो यहां पर भी बेसिकली क्या था कि एक ट्रेन थी और A Mumbai-based bound Howrah Kurla Lokmanya Tilak Gyaneshwari Super Deluxe Express got derailed by an explosion between Khemashuli and Sardia in West Midnapur district। तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे, एक्सप्लोजन की वजह से जो ट्रैक था, रेलवे ट्रैक वहां से डिस्प्लेस हो गया था और डिस्प्लेसमेंट के कारण ये जो ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस थी ये डिरेल हो गई थी। और देन डिरेल होने के बाद फिर क्या हुआ, यहां पर डिरेल हुई और फिर इसको पीछे से टक्कर मार दी थी एक गुड्स ट्रेन ने और इस हादसे में लगभग 170 लोगों की जान गई थी। फिर इंदौर पटना डिजास्टर 2016 का, इंदौर पटना एक्सप्रेस डिरेल्ड नियर पुकरायन कानपुर ऑन 20th November 2016, killing at least 150 people and injuring more than 150 people। तो ये भी एक बड़ा हादसा था। इसके बाद 2005 का वालीगोंडा ट्रेन ट्रेजेडी, इसमें लगभग 200 लोगों की जान गई थी। तो फिर 2010 का संथिया ट्रेन क्रैश, इसमें लगभग 63 लोगों की जान चली गई थी। और 2012 का जो हम्पी ट्रेन एक्सीडेंट था इसमें लगभग 25 लोगों की जान चली गई थी। तो आप ये कह सकते हो कि मतलब इंडिया इज यूज्ड टू ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स, मतलब हम एक तरीके से काफी यूज टू हो चुके हैं। मुझे याद आ रहा है अनिल काकोडकर समिति के बारे में, इन्होंने अपनी रेलवे सिक्योरिटी के ऊपर रिपोर्ट जारी की थी और इन्होंने मेंशन किया था कि भारत में आमतौर पर जब डिरेलिंग होती है तो डिरेलिंग के साथ दो तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला टर्टलिंग ऑफ कोचेस। टर्टलिंग का मतलब होता है बेसिकली कि जब कोई भी ट्रेन हादसा होता है, एक ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई तो जो उसके कोचेस होते हैं वो एक के ऊपर एक, यानी उनकी टर्टलिंग हो जाती है। और जो यहां पर कैजुअलिटीज का मुख्य कारण बताया गया था रिपोर्ट में वो था टर्टलिंग। और टर्टलिंग की प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हमारी अधिकांश पैसेंजर ट्रेन्स में इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है, आईसीएफ कपूरथला के कोचेस असेंबल किए जाते हैं जो सिक्योर्ड नहीं होते हैं। तो रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि अब समय आ चुका है कि आप एलएचबी कोचेस से आईसीएफ कोचेस को रिप्लेस कर दें। और वही काम आपका ये जो गवर्नमेंट है, अपकमिंग गवर्नमेंट है, ये कर रही है। काफी सारी पैसेंजर ट्रेन्स में इन्होंने एलएचबी कोचेस को असेंबल करना शुरू कर दिया है और इनकी मेकिंग भी लगातार जारी है। लेकिन ये जो हादसा हुआ है उड़ीसा के बालासोर में, इसके पीछे का कारण है फेलियर ऑफ सिग्नल। ये जो सिग्नल सिस्टम है पूरे रेलवे का, ये तंत्र कैसे काम करता है आगे आने वाली स्लाइड्स में हम यही देखेंगे। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि आपको यहां पर सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं और यहां पर ये जो सिग्नल है मेजर सिग्नल होता है रेड। एक्चुअली हमारे जो ट्रैफिक सिग्नल है, जो रेलवे के ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, थोड़ा उनकी फंक्शनिंग में अंतर आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक रेलवे ट्रैक क्लियर होता है पूरी तरीके से तो जो सिग्नल्स होते हैं वो चारों ग्रीन सिग्नल्स होते हैं। या मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूं कि मॉडर्न डे सिग्नलिंग सिस्टम में किसी भी ट्रैक को कई सारे ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया जाता है। एक मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से विजुअलाइज करा देता हूं। जैसे आपके सामने ये ट्रैक है। अब ये जो ट्रैक है बेसिकली इस ट्रैक को हमने क्या कर लिया, अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया। ये पहला ब्लॉक आप S1 बोल सकते हो, दूसरा ब्लॉक आप इसको S2 बोल सकते हो, ये तीसरा ब्लॉक हो गया S3 और चौथा ब्लॉक हो गया S4। इस तरीके से अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। तो सिग्नल्स की जो फंक्शनिंग होती है ब्लॉक टू ब्लॉक काम करती है। और ऐसा माना जाता है कि जो दो ब्लॉक्स होते हैं उनके बीच की दूरी 500 मीटर होती है। जैसे एक ब्लॉक पर एक सिग्नल लगा हुआ है, फिर जो दूसरा ब्लॉक होगा वो 500 मीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, तो दो ब्लॉक्स या दो सिग्नल्स के बीच की दूरी कितनी होगी, 500 मीटर होगी।
तो ये पहला बेसिक आपको याद रखना जरूरी है, यदि थोड़ा बहुत भी आप बेसिक समझना चाहते हो रेलवे सिग्नल्स के बारे में। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि अभी जो एलिमेंट्री लेवल की रिपोर्ट है कि सिग्नल फेलियर की वजह से उड़ीसा ट्रेन हादसा हुआ है। तो इसको भी देख लेते हैं। अभी जो रिपोर्ट है, द ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट वाज अ रिजल्ट ऑफ सिग्नलिंग फेलियर। सिग्नलिंग फेलियर, अ रिपोर्ट बाय द जॉइंट इंस्पेक्शन स्टेटेड ऑन सैटरडे। जो रेलवे के अधिकारी हैं उन्होंने जॉइंट इंस्पेक्शन किया और एक एलिमेंट्री रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने सिग्नलिंग फेलियर का हवाला देते हुए बताया है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने मेंशन किया है द सिग्नल वाज गिवन एंड टेकन ऑफ फॉर द अप मेन लाइन फॉर 12841। ये जो 12841 है ये कोरोमंडल एक्सप्रेस का नंबर है। मैंने अभी आपको बताया था ये जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं इनको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक हो गया आपका मेन लाइन और दूसरा हो गया आपका लूप लाइन। अब यहां पर ये जो मेन लाइन होती है ये दो सिटीज और टाउन्स को कनेक्ट करने वाली लाइन होती है। दो सिटीज को या दो टाउन्स को आपस में कनेक्ट करने वाली लाइन को मेन लाइन कहा जाता है। इसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, अप एंड डाउन। अब यहां पर बेसिकली होता क्या है, दो पैरेलल ट्रैक हैं। इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है। मतलब इसमें जब ट्रेन ट्रेवल करेगी तो किसी और साइड जाएगी, इसमें जब ट्रेन ट्रेवल करेगी तो दूसरे साइड में जाएगी। तो इनमें से एक ट्रैक कहलाता है आपका अप, दूसरा ट्रैक कहलाता है डाउन। ठीक है, जबकि इसमें जो लूप लाइन होता है, लूप लाइन बेसिकली फ्रीट या गुड्स ट्रेन के लिए होता है, या ऐसी ट्रेन जिनको लंबे समय तक रोकना है उनको मेन लाइन में ना रोककर लूप लाइन में जगह दे दी जाती है। ठीक है, तो अब यहां पर केस क्या बन रहा है, यहां पर कहा गया है द सिग्नल वाज गिवन एंड टेकन ऑफ फॉर द अप मेन लाइन, यानी मेन लाइन का अप वाला भाग है। और किस ट्रेन के लिए था, कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए। बट द ट्रेन एंटर्ड इनटू अ लूप लाइन एंड क्लैश्ड विद गुड्स ट्रेन। यानी अब इतना तो कॉन्सेप्ट बन गया होगा, आप समझ पाओगे। लूप लाइन में मालगाड़ी खड़ी थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस को कहां पर जाना चाहिए था, मेन लाइन में जाना चाहिए था। मेन लाइन के किस वाले हिस्से में जाना चाहिए था, अब वाले हिस्से में जाना चाहिए था। लेकिन ये कोरोमंडल एक्सप्रेस कहां पर पहुंच गई, लूप लाइन में पहुंच गई और लूप लाइन में खड़ी हुई मालगाड़ी से जाकर टकरा गई। इसी समय पर 12864 ये जो दूसरी ट्रेन है हावड़ा चेन्नई एक्सप्रेस ये आ रही थी और इसको डाउनवर्ड मेन लाइन का सिग्नल दिया गया था। ठीक है, लेकिन जब इतना बड़ा ट्रेन हादसा हो चुका था तो इसके दो कोचेस क्या हो गए, डिरेल हो गए। आई होप इतना आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि आखिर हुआ क्या है। अब यहां पर मैंने एक बेसिक सिग्नलिंग आपको समझाने की कोशिश करी है। अभी बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स हम नहीं ले सकते, लेकिन कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। वीडियो में आप देख रहे होंगे, जैसे ही ट्रेन, जैसे सपोज करें कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है तभी ट्रेन मूव फॉरवर्ड कर रही है। और ग्रीन सिग्नल का मतलब ये होता है कि एक ट्रेन स्पीड से अच्छी खासी स्पीड से ट्रैक को क्रॉस कर सकती है। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही ट्रेन क्रॉस करेगी इस ब्लॉक को, वैसे ही ये सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही थोड़ा सा हमको टेक्निकल डिटेल्स जाननी है कि ये जो रेलवे का ऑटोमेशन सिग्नल सिस्टम है कैसे काम करता है। तो ऑटोमेशन सिग्नल सिस्टम कैसे काम करता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ऑटोमेशन सिग्नल सिस्टम को समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले कलर्स ऑफ द सिग्नल। कलर्स ऑफ द सिग्नल। अब यहां पर आप देखो सबसे पहला कलर होता है ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या होता है, ग्रीन का बेसिक मतलब होता है बिना रुके तेज स्पीड से आप ट्रैक को क्रॉस करिए, इसका मतलब होता है ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल के बाद आता है आपका सिंगल येलो। सिंगल येलो का मतलब होता है कि आप ट्रेन को धीमे करिए और अगले ब्लॉक पर रुकने के लिए तैयार रहिए। ट्रेन को धीमी करिए और अगले ब्लॉक पर रुकने के लिए तैयार रहिए। इस सिंगल येलो का मतलब होता है। डबल येलो का मतलब क्या होता है, ट्रेन को धीमी करिए और धीमे करते हुए ट्रैक को क्लियर करिए। समझिएगा अंतर है सिंगल येलो और डबल येलो में। डबल येलो का मतलब क्या हुआ कि ट्रेन को धीमा करिए और धीमा करने के बाद आप ट्रैक को क्रॉस करिए।
इसके बाद आता है आपका रेड। रेड का मतलब होता है कंप्लीट स्टॉप। अब होता क्या है रेलवेज में, जैसे आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि एक ट्रेन है बेसिकली, जैसे ट्रेन वन आप यहां पर फोकस करिएगा। अब देखिए जब ट्रेन वन किसी ट्रैक से गुजरेगी, सबसे पहले क्या किया है हमने, ट्रैक को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया है। ये ब्लॉक वन, ब्लॉक टू, ब्लॉक थ्री, ब्लॉक फोर, ब्लॉक फाइव, और पांचों ब्लॉक्स में आप देखेंगे अलग अलग तरीके के सिग्नल्स जल रहे हैं। जब ट्रेन किसी भी ट्रैक को क्रॉस करती है, क्रॉस करने से पहले उसको ग्रीन सिग्नल दिखाई देगा, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन सिग्नल होगा तभी ट्रेन उस ब्लॉक को क्रॉस करेगी। और जैसे ही ट्रेन क्रॉस कर देगी इमीडिएटली जो सिग्नल होता है क्या हो जाता है, रेड। फॉर एग्जांपल ट्रेन वन ने जब इस सिग्नल को, इस ब्लॉक को क्रॉस किया होगा तो पहले सिग्नल क्या होगा, यहां पे ग्रीन होगा। और जैसे ही ये ट्रेन क्रॉस कर गई उसके बाद क्या हो गया, इमीडिएटली क्या हो गया, रेड हो गया। तो यहां पर मैं आपको अलग अलग केसेस के माध्यम से क्या करूंगा, इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें आखिर होता क्या है। सबसे पहले केस वन, केस वन, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, S1 को पहला ब्लॉक मान रहा हूं, S2 को दूसरा ब्लॉक मान रहा हूं, S3 को तीसरा ब्लॉक मान रहा हूं और S4 को चौथा ब्लॉक मान रहा हूं। और चारों ब्लॉक्स में चार अलग अलग सिग्नल्स हैं। सबसे पहले मैं मानता हूं चारों सिग्नल्स में जो इंडिकेशन आ रहा है ग्रीन का आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर पैसेज, पूरा पैसेज क्लियर है, तेजी से ट्रेन इस पूरे ट्रैक को क्रॉस कर सकती है, मतलब ट्रेन को कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर हम मान के चलते हैं कि जैसे ही ट्रेन S1 ब्लॉक से गुजरती है, एक ट्रेन है S1 ब्लॉक से गुजरी, S1 ब्लॉक से गुजरने के बाद, तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं ट्रेन क्रॉसेस S1 ब्लॉक। जैसे ही S1 ब्लॉक को क्रॉस करेगी ट्रेन, S1 का जो सिग्नल है वो क्या हो जाएगा आपका, रेड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ट्रेन जैसे ही क्रॉस करेगी, ये जो ग्रीन सिग्नल था ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, रेड में। तो अब क्या कंडीशन बनेगी, यहां पर कंडीशन देख लेते हैं। ट्रेन जैसे S1 ब्लॉक को क्रॉस करती है तो S1 वाला सिग्नल क्या हो जाएगा, रेड, ठीक है। जबकि S2 वाला सिग्नल आपका ग्रीन रहेगा, S3 वाला भी आपका ग्रीन रहेगा और S4 वाला भी ग्रीन रहेगा। क्लियर हुआ ये? चलिए अगली कंडीशन लेते हैं। अगली कंडीशन में हमारी जो ट्रेन है वो S2 ब्लॉक को क्रॉस करती है, S2 ब्लॉक को क्रॉस करती है, ठीक है। अब फिर वही कॉन्सेप्ट है, अभी जो S2 ब्लॉक का सिग्नल है वो क्या है आपका, ग्रीन। लेकिन जैसे ही ट्रेन आपकी S2 ब्लॉक को क्रॉस करेगी ये सिग्नल क्या हो जाएगा आपका, रेड हो जाएगा। S3 का एज इट इज ग्रीन रहेगा, S4 का एज इट इज ग्रीन रहेगा। क्वेश्चन आता है S1 का क्या होगा, S1 का हो जाएगा सिंगल येलो। क्लियर हुआ ये? तीसरा केस क्या बनेगा, मान लेते हैं ये जो ट्रेन है ये S3 ब्लॉक को क्रॉस करती है, S3 ब्लॉक को। जैसी ट्रेन S3 ब्लॉक को क्रॉस करेगी, S2 का मैंने आपको बता दिया था रेड हो जाता है। अब जैसे ही इसको क्रॉस करेगी तो अब समझिएगा S1 से, S1 क्या हो जाएगा आपका, डबल येलो, S2 क्या हो जाएगा, सिंगल येलो, S3 क्या हो जाएगा, रेड, और S4 क्या हो जाएगा, ग्रीन। थोड़ा बहुत भी लॉजिक लगाएंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। और चौथी कंडीशन है, ये जो ट्रेन है ये S4 ब्लॉक से गुजरती है। जब कोई भी ट्रेन S4 ब्लॉक से गुजरेगी तब क्या होगा, फिर वहीं पर आते हैं। अब पहला वाला S1 ब्लॉक वाला जो सिग्नल है डबल येलो के बाद क्या हो जाएगा, ग्रीन। यानी अगली ट्रेन के लिए क्लियर पैसेज आ गया कि नहीं आ गया, तेजी से गुजर जाओ। जो सिंगल येलो था ये क्या हो जाएगा, डबल येलो हो जाएगा। जो सिंगल रेड था ये क्या हो जाएगा आपका, सिंगल येलो हो जाएगा। और यहां पर जो ग्रीन था यानी चौथे ब्लॉक से गुजरी थी ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रेड हो जाएगा। और ये मैनुअल सिग्नलिंग नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है। मतलब ये लगातार 24 घंटे काम करती है। और जो लोको होता है, लोको पायलट होता है, लोको मतलब होता है इंजन, लोको पायलट जो इंजन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, उसकी स्क्रीन में ये सारे सिग्नल शो करते हैं।
तो इतना बेसिक आपको सिग्नल के बारे में पता होना चाहिए। अभी जो मैंने आपको समझाया है, आप ये देखेंगे मेरे पीछे जो पूरा एक विजुअल चल रहा है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसमें ये ट्रैक है, इस ट्रैक को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया गया है, S1, S2, S3, S4। ये 4 अलग अलग ब्लॉक्स हैं और 2 ब्लॉक्स के बीच की दूरी कितनी है? 500 मीटर है। ठीक है, तो 2 सिग्नल्स के बीच की दूरी 500 मीटर हो जाती है। ट्रेन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो फिर वही केस, हमने केस 1 क्या लिया था? सबसे पहले यदि ट्रेन के लिए क्या रहेगा? ग्रीन 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 ग्रीन। जब भी ट्रेन आपकी गुजरने जा रही होगी इस डायरेक्शन में, तो चारों सिग्नल्स क्या हो जाएंगे? आपके ग्रीन ग्रीन हो जाएंगे चारों। अब ये S1 ब्लॉक कह लो, इसको S2 कह लो, इसको S3 कह लो, इसको S4 कह लो। S1 से गुजरेगी तो ये क्या हो जाएगा? रेड। बाकी क्या रहेंगे? ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ठीक है, इसके बाद S2 से गुजरेगी, जैसे S2 से गुजरेगी तो ये क्या हो जाएगा? रेड, ये ग्रीन, और ये क्या हो जाएगा आपका? येलो। इसके बाद S3 से गुजरेगी, तो जैसे S3 से गुजरेगी तो ये क्या हो जाएगा? रेड, ये ग्रीन, ये डबल येलो, और ये सिंगल येलो। और अब S4 से गुजरेगी तो ये क्या हो जाएगा? रेड, ये क्या हो जाएगा? सिंगल येलो, ये क्या हो जाएगा? डबल येलो, और ये क्या हो जाएगा? ग्रीन। इस तरीके से चारों सिग्नल्स हमारे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अब देखिए, आपको पता होगा कि 23 मार्च 2022 को इंडियन रेलवेज ने अनाउंस किया था कि ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है कवच। और ये काफी न्यूज में था उस समय। जो रेलवे ने प्रेस रिलीज की थी उसमें ये गारंटी दी गई थी कि अब हमारे देश में जो ट्रेन हादसे होते हैं वो काफी कम हो जाएंगे, अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाएंगे। तो इसी को समझते हैं कि आखिर ये कवच है क्या। 23 मार्च 2022 को रेलवे मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि ट्रेन की सेफ्टी के लिए, इनके ऑपरेशंस को सेफ रखने के लिए एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया गया है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है कवच। अब यहां पर यदि एक बहुत ही जनरलाइज फॉर्म में समझे कवच क्या होता है, कि देखिए कवच का मतलब होता है एक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। मतलब जब कभी लोको पायलट ब्रेक लगाना भूल जाए, या 2 ट्रेन एक ही ट्रैक में आगे बढ़ रही हो, उनके बीच में बहुत काफी कम दूरी हो, तब ऐसी कंडीशन में कवच काम करता है और कि एक ट्रेन को तुरंत वो क्या करता है? उसके स्पॉट पर रोक देता है। इतना बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। अभी ये डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि 2 ट्रेन हैं। अब यहां पर एक पैसेंजर ट्रेन है, ये क्या हो गई? आपकी फ्री ट्रेन हो गई, आपकी मालगाड़ी हो गई, गुड्स ट्रेन हो गई। दोनों एक ही ट्रैक पर आ चुकी हैं। सिग्नल फेलियर होगा या कुछ गलती रही होगी, दोनों के बीच में भयावह कोलिजन हो सकता है, लेकिन कवच इनको क्या कर रहा है? रोक रहा है। अब कवच कैसे काम करेगा? कवच को काम करने के लिए सबसे पहले ये जो ट्रैक्स होते हैं इनमें लगाने पड़ेंगे आपको मोशन सेंसर्स। मोशन सेंसर्स लगाओगे और ये जो मोशन सेंसर्स हैं ये कनेक्टेड रहेंगे आपके इन सिग्नल से। मोशन सेंसर्स को लगाओगे तभी तो आप रेगुलरली, लगातार रियल टाइम में ट्रेन की मूवमेंट को ट्रैक कर पाओगे। ट्रेन की मूवमेंट को लगातार आपको क्या करना है? ट्रैक करना है। और इसके लिए हमको क्या लगाने पड़ेंगे? मोशन सेंसर लगाने पड़ेंगे, पहली चीज। अब आपको पता है भारत में बजट भी एक प्रॉब्लम होती है, और बजट इसलिए प्रॉब्लम बनती है भारत में क्योंकि इतना बड़ा जो हमारा रेलवे सिस्टम है, जिसमें हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कई तरह के हमने कॉरिडोर्स बना के रखे हैं, हम एक साथ सारे ट्रैक्स में मोशन सेंसर्स नहीं लगा सकते। तो यहां पर हमें कवच किस तरीके से काम कर रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन को यूज किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन को यूज करके जो ट्रेन की लगातार मूवमेंट होती है उसको ट्रैक किया जाता है, तभी हम कोलिजन से बच सकते हैं। यहां पर ये जो ट्रेन के ब्रेक होते हैं ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं यदि लोको पायलट फेल हो जाए ब्रेक इंप्लीमेंट करने में। तो यहां पर ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, ये जो RFID टैग्स होते हैं इनको ट्रैक्स में इंस्टॉल किया जाता है। तो RFID टैग्स को ट्रैक्स में इंस्टॉल किया जाता है और फिर इनकी सहायता से ट्रेन की डायरेक्शन को लोकेट किया जाता है, ट्रेन की मूवमेंट को लगातार ट्रैक किया जाता है। यहां पर कोशिश ये की जाती है कि जब 2 ट्रेन एक ही ट्रैक्स में आ जाती हैं, एक सिंगल ट्रैक है, 2 ट्रेन एक ही ट्रैक में आ गई हैं, तो कैसे भी करके एक ट्रेन को
रोक दिया जाए और दूसरी को वहां से मूव कराया जाए, ये कोशिश की जाती है। अब ये कवच जो सिस्टम है, कवच सिस्टम को अभी तक हम कितने परसेंटेज ट्रैक में इंप्लीमेंट कर चुके हैं, ये डेटा देख लेते हैं। हाल फिलहाल में जैसे कल आपने देखा होगा, रेलवे से जब पूछा गया था कि क्या यहां पर कवच सिस्टम एक्टिवेट था, तो रेलवे ने साफ कह दिया कोरोमंडल रूट में कवच सिस्टम एक्टिवेट नहीं था। कई सारे विशेषज्ञ कहते हैं कि कवच सिस्टम यदि एक्टिवेट भी होता तो भी यहां पर यह हादसा नहीं टल पाता। ये एक अलग विषय बन जाता है, लेकिन इतनी तो जाने नहीं जाती कम से कम, क्योंकि इसमें एक रिपोर्ट आ रही है, कहा गया है कि जो कवच सिस्टम होता है ये लोको पायलट को अलर्ट कर देता है जब लोको पायलट सिग्नल को जंप करता है, यानी सिग्नल को जब वो ब्रेक कर देता है। कवच सिस्टम क्या होता है, तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, लोको पायलट को अलर्ट करेगा और कुछ दूरी पर जाकर ट्रेन को रोकेगा। ऑटोमेटिक ब्रेक्स यहां पर अप्लाई होते हैं। साथ ही साथ यदि अपन देखें तो यहां पर यदि सपोज करें कि दो ट्रेन एक ही ट्रैक में चल रही हैं, सेम लाइन पर चल रही हैं, तो भी कवच काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2022 के बजट में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में 2000 किलोमीटर ट्रैक्स में ही कवच को इंप्लीमेंट करने की बात कही गई है। इसका मतलब अभी भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कवच सिस्टम के अंडर में नहीं आ रहा है, जहां पर कवच सिस्टम को हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आई होप आपको कुछ टेक्निकल डिटेल्स कल के हादसे के बारे में समझ में आई होंगी। थैंक यू।